नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे चुनावी माहौल गर्माते जा रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी 5 स्थानों से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। शनिवार को इन यात्राओं के रथों को रवाना भी कर दिया गया। पार्टी प्रदेश कार्यालय से जन आशीर्वाद यात्रा के लिए रथ रवाना किए गए हैं। इस पर सियासत तेज हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा भी करेंगे। आशीर्वाद यात्रा पर सियासत, क्यों हो रहा है यात्रा पर विवाद? जन आशीर्वाद यात्रा के 5 रथ रवाना। सीएम शिवराज ने की रथ की पूजा के बाद रथ को किया रवाना। रथों में आकांक्षा पेटियां रखवाई गई। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर कमलनाथ का तंज। यात्राओं का जनता उड़ा रही मजाक। सीएम की घोषणाओं की मशीन चल रही डबल। कमलनाथ के बयान पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, सफलता के नए सोपान गढ़ेगी जन आशीर्वाद यात्रा। मध्य प्रदेश की सत्ता में 5वीं बार बने रहने के लिए बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश के 5 अलग अलग स्थानों से शुरू होने वाली यात्राओं को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी रवाना करेंगे। पब्लिक का मूड भांपने के लिए बीजेपी ने सभी रथों के लिए आकांक्षा पेटियां भी बनवाई हैं। इन पेटियों में आमजन अपने विचार, सुझाव और मन की बात पोस्ट कार्ड पर लिख कर डाल सकेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा का रथ पहुंचने से पहले ये पेटी पब्लिक के बीच रखवाई जाएगी। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर हमला बोला है। कमलनाथ ने कहा, जिनको माफी यात्रा चाहिए वो जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। इन यात्राओं का जनता मजाक उड़ा रही है। कमलनाथ ने आगे कहा, मुख्यमंत्री की घोषणाओं की मशीन डबल चल रही है। चुनाव करीब है, इसलिए मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एमपी की जनता समझ चुकी है और मध्य प्रदेश की महिलाएं बहुत समझदार हैं। उन्होंने तय कर लिया है क्या करना है। वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार ही बनेगी। जन आशीर्वाद यात्रा कल 3 सितंबर को चित्रकूट से प्रारंभ होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। सारा राज्य इस बात का साक्षी है कि जब चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम बनाती है और जनता से आशीर्वाद लेने की हिम्मत और साहस उसी राजनीतिक दल में होती है जो अपने कार्यकाल में गरीब कल्याण और विकास से जनता की गोद उपलब्धियों से भरने का सफलतम प्रयत्न करता है। सारा मध्य प्रदेश इस बात का साक्षी है। केंद्र की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य की सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में देश और मध्य प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। नवंबर 23 में फिर निर्वाचन संपन्न होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जनता से आशीर्वाद लेने जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है जन आशीर्वाद यात्रा सफलता के सोपान तक पहुंचेगी। 5 जन आशीर्वाद यात्राएं जो प्रारंभ होने वाली हैं और पहली जन आशीर्वाद यात्रा 3 तारीख को चित्रकूट से भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद लेकर के प्रारंभ होगी और उस यात्रा को प्रारंभ करेंगे भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी। उसके बाद दूसरी हमारा यात्रा मंडला से भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री, सशक्त और ताकतवर नेता माननीय अमित शाह जी शुभारंभ करेंगे। उसी दिन 5 तारीख को तीसरी यात्रा श्योपुर से प्रारंभ होगी। 4 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह जी नीमच से एक यात्रा का प्रारंभ करेंगे और साथ में ही 6 तारीख को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी खंडवा से एक यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उन यात्राओं में सम्मिलित होने वाले जो रथ, जो जन आशीर्वाद के रथ हैं, आज उनका यहां से रवाना लॉन्चिंग सेरेमनी अभी यहां पर हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय भूपेंद्र जी, अश्विनी जी, सबने मिलकर के आज उन
यात्राओं में सम्मिलित होने वाले 5 रथ यहां से उनको रवाना किया। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूं। इस बार भी आपका आशीर्वाद लेने हम आ रहे हैं। जनता ने सदैव भाजपा को आशीर्वाद दिया है। इस बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार में हुए जन कल्याण के कार्य के आधार पर हम जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट से पहली यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। फिर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इन यात्राओं में सम्मिलित होगा। सभी प्रदेश वासियों के आशीर्वाद की अपेक्षा है। उन्हें पूरा विश्वास है कि हर बार की तरह इस बार भी जनता अपार स्नेह और आशीर्वाद बीजेपी को देगी। आज विकसित राज्यों की बात खड़ा हुआ, सड़कों का जाल हो, सिंचाई की व्यवस्था हो, बिजली का इंतजाम हो, ग्रामीण शहरी विकास हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब क्षेत्रों में अभिनव और उल्लेखनीय काम किए गए और गरीब और किसान कल्याण और माता बहनों के कल्याण में प्रदेश का हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इन्हीं कामों के आधार पर हम फिर से जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल जन आशीर्वाद यात्रा को आशीर्वाद लेकर प्रारंभ करेंगे और हमारा नेतृत्व आपसे आशीर्वाद लेने आ रहा है। मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूँ कि यात्राओं में सम्मिलित हो, भरपूर आशीर्वाद की वर्षा करें, क्योंकि पूरा प्रदेश हमारे लिए हमने सरकार नहीं चलाई, परिवार ने चलाया। तो फिर से इस परिवार की सेवा का अवसर भारतीय जनता पार्टी को दे, हमको दे और ये आपको भरपूर आशीर्वाद मिले। जनता जनार्दन से मेरी यही प्रार्थना है। हमारे सभी साथी इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जाओ, जनता का आशीर्वाद प्राप्त करो और जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके हम ऐतिहासिक विजय इस बार प्राप्त करेंगे। ऐतिहासिक विजय, रिकॉर्ड तोड़ विजय, उसी के लिए अपनी जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस और पूर्व सीएम कमलनाथ ने पलटवार किया है। कमलनाथ का कहना है बीजेपी को जन आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, अब उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। मध्य प्रदेश की जनता से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणाओं पर कमलनाथ ने कहा, सीएम रोज अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन पूरी कभी नहीं होती है। जिनको माफी मांगनी चाहिए वो आज आशीर्वाद मांग रहे हैं। ये आज हालात है। घोषणा की मशीन आपको डबल स्पीड चुनाव। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के 5वीं बार सत्ता में आने के सफर पर निकल चुकी है। यात्राएं 25 सितंबर तक चलेगी। इन यात्राओं के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेता जनता से आगामी चुनावों के लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगेंगे। यात्राओं के लिए विशेष तौर पर तैयारियां भी की जा रही है। साथ ही साथ तैयार किए गए जन आशीर्वाद रथों का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश की जनता किसे आशीर्वाद देती है। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर भोपाल। तो जन आशीर्वाद यात्रा के लिए बीजेपी के कार्यालय से वाहन निकल चुके हैं, रथ निकल चुका है। उसमें जन आकांक्षा पेटी भी रखी गई है। क्यों रखी गई है, कारण क्या है और जन आशीर्वाद यात्रा से जनता कितनी प्रभावित होगी, आज इन्हीं मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सचिन वर्मा जी मीडिया पैनलिस्ट हैं बीजेपी से। कुंदन पंजाबी जी हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं आप। और साथ ही साथ रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे सचिन वर्मा जी, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी। जन आशीर्वाद यात्रा, विकास यात्रा, जन आकांक्षा पेटी, इतने नाम, काम तो एक ही है, प्रचार करना। इसे प्रचार करना क्यों ना कह दें। देखिए, कोई भी अगर सरकार होती है तो वो जो अपनी योजना है जो जनता के लिए वो लागू करती है और जनता के
लोक हित के लिए जो योजनाएं वो लाती है, तो उसके संबंध में जनता के सबको बताना, उसको प्रचार करना नहीं बोल सकते हैं। और जहां तक कमलनाथ जी जो है माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी को माफी मांगनी चाहिए 15 महीने में 15,000 ट्रांसफर करने के लिए। कमलनाथ जी को माफी हम आपको टोके क्या सर, अगर इजाजत दे तो ये बात जी, हम अगर आप इजाजत दे बीच में टोकने का, तो मैं एक प्रश्न आपसे कर लूं। जी, प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि प्रचार नाम नहीं दिया जाना चाहिए जी। तो शिवराज सिंह चौहान जी की अभी आपने बाइट सुनी होगी, उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि इस बार बड़े अंतर से जनता मुझे जीत देगी। तो जीत और हार के लिए ही तो प्रचार होता है राजनीतिक दलों द्वारा, तो इसे प्रचार क्यों ना कहें। हमारा उद्देश्य कहने का यही था कि ये जो शब्द निकले हैं। आपका प्रश्न क्या है कुशवाहा जी? आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी, हमारे कहने का मतलब यह है, एक बार और हम इस प्रश्न को दोहराते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने यह कहा है कि इस बार जनता हमें प्रचंड बहुमत से, माफ कीजिएगा, प्रचंड बहुमत से हमें जिताएगी। यानी आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, वाहन निकल रहे हैं, वहां पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका वो वहां पर है और ये कह रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा है आपसे कि इसे प्रचार क्यों ना कहें। देखिए, किसी भी दल की, जो एक राजनीतिक दल होता है, जो सत्ताधारी दल होता है या विपक्षी दल होता है, तो उसकी परीक्षा की घड़ी कौन सी होती है? परीक्षा उसकी चुनाव ही होता है। तो ये जो जनता के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसकी परिणति जो है अंतिम में चुनाव ही है जी। अगली हमें ये तय करना है कि आगे जनता हमारे परीक्षा में हमें पास करती है या फेल करती है। तो उसकी परीक्षा जो है वो चुनाव के द्वारा ही हो सकती है। ये जो कार्य किए जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली जो जनता हमें जो आशीर्वाद देगी वो चुनाव के जरिए ही देगी। तो इसमें इसका मतलब प्रचार ही करना थोड़ा होता है। भाई जनता के जो लोकहित के जो कार्य हैं, उसके संबंध में जनता में अवेयरनेस फैलाना, जनता को उसकी जानकारी देना, जनता को उसके लिए सेंसिटाइज करना, इसे प्रचार नहीं कहा जा सकता। तो जो भी जनता की योजनाएं हैं, एक लगातार क्रम आपसे प्रश्नों का बनता जा रहा है, लेकिन ठीक है, हम आपके पास आएंगे। एक प्रश्न और बना है, उत्तर तो लेना चाहिए अभी, लेकिन हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनको भी समय देना है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कुंदन पंजाबी जी। पूछ लीजिए। ठीक है, आएंगे सर, पूछेंगे जरूर, आएंगे आपके पास। कुंदन पंजाबी जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो बीजेपी अपना आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है या आकांक्षा पेटी रखी हुई है, तो ये कहना कहाँ तक जायज है कि ये आशीर्वाद यात्रा नहीं, माफी वाली यात्रा है, इनको माफी यात्रा निकालनी चाहिए। क्यों माफी यात्रा निकालनी चाहिए? देखिए देवेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी 2018 के पहले भी इस प्रदेश के अंदर जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली थी। तब इस प्रदेश की जनता ने जन आशीर्वाद यात्रा को उस समय पे भी नकार दिया था, क्योंकि कुशासन है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है। ये मुद्दे उस समय भी विद्वान थे और 22,000 झूठ उस समय मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के अंदर बैठे मुखिया बोल चुके थे। आज 2023 में हम फिर चुनाव की बेला में हैं। मध्य प्रदेश के अंदर भयंकर तरीके से भ्रष्टाचार है। मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता एक नया घपला घोटाला या भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आता। ये प्रदेश की जनता देख देख के थक चुकी है। अब इसकी आदि हो वेब सीरीज की तरह घोटाले खुलते हैं देवेंद्र जी इस प्रदेश के अंदर। दूसरा, बेरोजगारी की बात करता हूं मैं। युवा आज दर दर भटक रहा है, अपनी डिग्री लेकर रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। अगर वो कोई एग्जाम भी देता है, भर्ती परीक्षाएं भी देता है, तो उसके अंदर घोटाला हो जाता है। अभी अभी ताजा पटवारी घोटाला हुआ, उसके पहले व्यापम घोटाला हुआ, अभी सब इंजीनियर घोटाला हुआ, उसके पहले पुलिस भर्ती कांस्टेबल घोटाला हो गया। उन लोगों के साथ लगातार ये सरकार छलावा कर रही है। आज युवा सिर्फ अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
आज प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है? बद से बदतर स्थिति है। आज महिला सशक्तिकरण की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आज महिलाओं के साथ में किस प्रकार से कैसे कैसे कृत्य होते हैं वो सब सामने है प्रदेश की जनता के। एनसीआरबी के आंकड़े भी हैं। उसके बाद छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। 13 लाख बच्चियां आज प्रदेश राजस्थान से याद गायब है, हैं। राजस्थान याद है। उसके बाद फिर उसके बाद हम महंगाई की बात करते हैं। देवेंद्र जी, आज महंगाई सबसे ज्यादा सर्वाधिक महंगाई है मध्य प्रदेश के अंदर। पेट्रोल के दाम, प्रधानमंत्री जी आके कह के जाते हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर 100 रुपए से कम पेट्रोल डीजल के दाम है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, इसके अंदर 109 रुपए पेट्रोल बेचा जा रहा है। क्यों झूठ बोला जाता है मध्य प्रदेश की जनता से? ये बहुत सारी बातें हैं। इनके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए और माफी यात्रा निकालना चाहिए। और ये जनता अब इनकी विदाई यात्रा निकालने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद लेने जा रही है, लेकिन जनता विदाई करना चाहती है इनकी प्रदेश से। ये तो तय हो चुका है। ये अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेने जाएंगे और जनता इनकी विदाई यात्रा निकालेगी। ठीक है, अगर जो जनता इनकी विदाई यात्रा निकालेगी तो आप भी यात्रा लेके निकलिए, आपके लिए स्वागत यात्रा निकालेगी, यही होगा ना। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों मेहमानों को आपने बड़े शिद्दत से, बड़े ध्यान से सुना है और मध्य प्रदेश की राजनीति को जितना बेहतर आप समझते हैं, हमको नहीं लगता कि और कोई समझता होगा। आशीर्वाद, जन आशीर्वाद यात्रा, आकांक्षा पेटी, तमाम तरह के नाम और इस तरह की बातें हमें लगता है कि ये सब प्रचार के साधन हैं। और अभी जो हमारे साथ शशिन वर्मा जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता, इन्होंने कहा है कि ये अवेयरनेस फैलाना है। 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कौन सा अवेयरनेस फैला लेंगे? ये तो अवेयरनेस अगर जो फैलाना था तो साल भर, 2 साल पहले फैलाना चाहिए था कि जनता को लाभ हो जाता। लेकिन अब ये अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। इसे सीधे सीधे प्रचार की बातें न कह करके एक तरह से जन कल्याण की बातें कही जा रही हैं। क्या लगता है आपको? देखिए मोटे तौर पर जन कल्याण के लिए तो योजनाएं बनती हैं, लेकिन अगर जन कल्याण की योजनाओं को जनता में पहचानने का कोई, बताने का कोई मार्ग हो तो उसको तो प्रचार ही कहा जाएगा। उसको प्रचार की परिभाषा से हम बाहर नहीं कर सकते। और चूंकि जनाशीर्वाद यात्रा, जो नाम उसका जनाशीर्वाद है, और चूंकि चुनाव के लिए वो जनाशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन ये जो 5 रथ हैं जो अलग अलग स्थानों से निकलने वाले हैं, इनमें जो योजना उनकी है वो जो जितने उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य किए हैं और उसके जो परिणाम आए हैं उसका प्रचार ही है। तो इसको तो एक प्रकार से हम प्रचार यात्रा ही कह सकते हैं। और चूंकि पिछली बार भी चुनाव के पहले जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी भाजपा ने, और चुनाव के ठीक पहले इस बार भी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे, तो मोटे तौर पर उसका उद्देश्य तो वही है। और कांग्रेस भी अपनी एक यात्रा की तैयारी कर रही। तो दोनों पार्टियां अपने प्रचार अभियान में लगी हुई हैं और इसको प्रचार अभियान का ही इसको अंग कहा जाएगा। और इससे 2 लाभ उनको मिलेंगे, चाहे वो कांग्रेस ऐसी यात्रा निकाले या भाजपा ऐसी यात्रा निकाले। जो भी आप पार्टी ऐसी यात्रा निकालती है उसको 2 उसके लाभ उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य तो यह है कि जो उन्होंने सारे के सारे काम किए हैं उनका अच्छे से प्रचार हो जाए, समाज के अंदर प्रचार हो जाए। दूसरा, उनका जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं जागरूक होकर के सक्रिय हो जाए। पिछले कुछ दिनों से राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देवेंद्र जी आया है। पहले एक समय हुआ करता था कि सारा का सारा काम कार्यकर्ता करता था। अब आधा काम जो है वो इवेंट कंपनियां करती हैं, एजेंसियां करती हैं। पोस्टर लगाने का काम हो, पोस्टर छापने का काम हो, वो करती हैं। तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा कामों से दूर हो रहा है। ये स्थिति कांग्रेस में भी है और भाजपा में भी है। तो ये जो इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, इससे वो कार्यकर्ता सक्रिय हो जाता है और वो पार्टी के काम में जुड़ जाता है। लेकिन ओवरऑल मैं तो इसको फिर प्रचार यात्रा ही कहूंगा। ये चुनाव के लिए है और इसमें जागृति भी कह सकते हैं, इसको प्रचार भी कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के मतदाता को अपने पक्ष में सक्रिय करने का ये अभियान है। उसको आप जागरूकता कह दें या उसको प्रचार कह दें। जी बिल्कुल। और ये जो स्थितियां हैं इस प्रचार से, इस आशीर्वाद यात्रा से या जो भी विकास यात्रा से, इससे जनता का विशेष लाभ नहीं होगा। हाँ, जागरूकता, ये योजनाएं चल रही है, जानकारी तो हो सकती है, लेकिन ये जानकारी होगी और उसका लाभ मिलना, दोनों अलग अलग बातें हैं। और अगर जो लाभ नहीं मिलता है, जी, अगर लाभ नहीं मिलता है तो जनता को इस अवेयरनेस से
कोई विशेष लाभ नहीं है, तो ये अवेयरनेस वास्तव में राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी कर रही हैं, जो कि मानना चाहिए, सहर्ष स्वीकार करना चाहिए सचिन वर्मा जी को। अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है? जी रमेश शर्मा जी, आप ही से पूछ रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे। हाँ, तो नहीं, निश्चित रूप से ये बात आपने बिल्कुल सही की। इन जो योजना सरकार लेकर आती है उसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है, और व्यवहारिक पक्ष एक पक्ष है जिसको सब स्वीकार करते हैं और एक पक्ष है जिसको कोई स्वीकार नहीं करता। पहला पक्ष है कि योजना की जानकारी मिल गई, लेकिन उस योजना का किस प्रकार लाभ उठाया जाए, फॉर्म कहाँ भरा जाएगा, कैसे उसको योजना का लाभ मिटाया जाएगा, कौन, मान करके चलिए कि कम से कम 25 से 30% लोग योजना की चर्चा करते ही रह जाते हैं, उसके पात्र होते हैं, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बन पाते। और एक दूसरा है जिसको कोई राजनीतिक दल नहीं स्वीकारता, वो है प्रशासन तंत्र का कदाचार। व्यक्ति अगर जब जाता है लाभ लेने के लिए तो वहां जो तंत्र का हिस्सा है, ये जो राजनीतिक दल आज आया है कल चला जाएगा, कल कांग्रेस थी आज भाजपा है, कल हो सकता है कांग्रेस फिर आ जाए। आप देख लीजिए 77 साल में ये परिवर्तन हुए हैं, सब सरकारें भी बनी है, मिली जुली भी बनी है, लेकिन प्रशासन तंत्र वही रहता है। बहुत से बहुत क्या होगा, एक बाबू का यहाँ से ट्रांसफर करके दूसरी जगह कर देंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो वो जो बात होती है उसकी जो अपेक्षा सबसे पहले देखता है, इस योजना का अगर इसको लाभ देना है तो मुझे इससे क्या फायदा होगा। ये जो प्रशासन तंत्र का कदाचार है वो भी कहीं ना कहीं जन सामान्य को लाभ उठाने नहीं देता है। तो जन आशीर्वाद यात्रा अगर निकाली है तो मैं समझता हूँ इसके साथ एक डेस्क ये भी बनाना चाहिए, एक पेटी तो उन्होंने बनाई है कि आप हमको सुझाव दीजिए, लेकिन कोई एक जना ऐसा भी हो जो बाकायदा प्रैक्टिकली व्यक्ति को ट्रेंड करे गांव में कि इस योजना को, मान लीजिए आयुष्मान योजना है तो उसका किस प्रकार आप लाभ उठाएं, उज्ज्वला योजना है तो किस प्रकार लाभ उठाएं, कन्यादान योजना है तो कैसे लाभ उठाएं। एक डेस्क ये भी आना चाहिए, आप इसका यूं फॉर्म भरिए, यूं निकालिए और इस तरीके से इससे जुड़ जाइए। जी सचिन वर्मा जी, आपने सुना कि रमेश शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार हैं इन्होंने क्या कुछ कहा, तो क्या इस तरह की बातें और इस तरह की व्यवस्थाएं क्या इस यात्रा में नहीं की जा सकती थी? अगर वास्तव में आप ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे जनता को लाभ होगा, अगर ये व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं तो राजनीतिक दल को लाभ होगा, ये मान लीजिए आप। जी देवेंद्र जी और शर्मा साहब, मैं आप दोनों को ये जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जहाँ से भी ये जन आशीर्वाद यात्राएं शुरू हो रही हैं, वहाँ 2 दिन पूर्व से ही एक टीम जो है इन योजनाओं के संबंध में, यही जो अवेयरनेस जो आप बता रहे हैं, उनको गांव-गांव में जनता तक पहुंचाने के लिए दो टीम है वो सक्रिय रहेंगी, और वो जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने के 2 दिन पहले से वहाँ स्टेशन है, वहाँ पहुंच चुकी हैं। तो इस यात्रा का पर्पस यही है कि जनता को उनके संबंध में जो लोक हितकारी योजनाएं जो लागू की गई है सरकार के द्वारा, उसके बारे में उनको पर्याप्त ज्ञान हो और उसका पूरी तरह से लाभ उठा सकें। तो हम ये सारी जो आपने जो सजेशंस दिए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हम पहले से सुनिश्चित कर रहे हैं, और शर्मा जी के जो भी एक सुझाव है हम उनका और भी ध्यान रखेंगे, और इसके संबंध में भी फीडबैक जो है पार्टी को हम देंगे। जी बहुत अच्छी बात होगी अगर जो इस तरह की अगर जो फीडबैक पार्टी को आप दे रहे हैं, तो ये एक इस चर्चा का, इस बहस की एक सार्थकता जरूर सामने आ जाएगी। लेकिन कुंदन पंजाबी जी, अभी आपने सचिन वर्मा जी को सुना कि उन्होंने क्या कहा, क्या क्या व्यवस्थाएं, किस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलाने की बात इन्होंने कही है। सच्चाई क्या है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? देखिए देवेंद्र जी, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन को और शासन को मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं। 19 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और सरकार को इस मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, और ये देख रही है कि किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे हैं। 50% कमीशन लेने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये हम नहीं कह रहे। अभी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री निवास के सामने एक ठेकेदार अपने परिवार पत्नी के साथ में बैठा और उसने सीधा इल्जाम लगाया कि 50% कमीशन मुझसे मांगा जा रहा है। ये प्रदेश के अंदर हालात हैं आज भ्रष्टाचार के, और युवाओं के लिए मैंने आपको बताया ही किस प्रकार से यहाँ पे भर्ती घोटाले होते हैं, एक के बाद एक घोटाले।
व्यापम में भी जो हमारा सबसे बड़ा परीक्षा और भर्ती करने का केंद्र है, उसके नाम बदले सरकार ने कई बार, लेकिन फिर भी उसके अंदर फिर घोटाले होते हैं। व्यापम कांड 1, व्यापम कांड 2, व्यापम कांड 3, वेब सीरीज की तरह घोटाले होते हैं। आज प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। महिलाओं की स्थिति बद से बदतर है आज प्रदेश के अंदर। हम एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ में दुष्कर्म और महिलाओं के साथ में हर प्रकार के कृत्य के मामले में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, भ्रष्टाचार के मामले में 1 नंबर पे है, बेरोजगारी के मामले में 1 नंबर पे है। हमारे प्रदेश के अंदर छोटे छोटे बच्चों को बांटे जाने वाला कुपोषण आहार, उसके अंदर घोटाला हो जाता है। अभी अभी हमारे माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय विवेक तनखा जी, उनके साथ में तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग लोकायुक्त के अंदर जाके इसकी शिकायत भी करके आए। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और इनके घपले घोटालों के खिलाफ में लगातार सड़क से लेके सदन तक संघर्ष कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी उसके बाद आशीर्वाद की बात करती है। तो प्रदेश की जनता तो इंतजार कर रही है, ये वहां पे जाएं। अभी अभी थोड़े समय पहले इन्होंने एक विकास यात्रा निकाली थी, देवेंद्र जी आपको भी याद होगा। मध्य प्रदेश के अंदर 172 स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायकों का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, साथ में सरकार के लोग भी चल रहे थे। उन लोगों को भी किस प्रकार से उस यात्रा का विरोध किया गया और क्या हर्ष किया इस मध्य प्रदेश की जनता ने। मध्य प्रदेश की जनता इनके घपले घोटाले कुशासन से बुरी तरीके से त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी की इस विदाई यात्रा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भले ही इसको जन आशीर्वाद का नाम दे, लेकिन इन्हें मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हर प्रकार के घपले घोटाले और भ्रष्टाचार में 1 नंबर बनाकर मध्य प्रदेश के लोगों से जन आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता इनकी विदाई करना चाहती है। सुनने में आया है सर कि कांग्रेस भी एक यात्रा निकालेगी, क्या सच्चाई है और उसमें होगा क्या? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी कोई यात्रा निकालेगी तो भारतीय जनता पार्टी के घपले घोटाले और बेरोजगारी के जो साथ में बेरोजगारों के साथ में जो कुठाराघात किया जा रहा है, आज जो महंगाई सर उठा के प्रदेश और देश के अंदर हो रही है, उन सब बातों को लेकर निकालेगी। जनता के बीच में इनके घपले घोटाले और भ्रष्टाचार को उजागर करेगी। हमने हमारे प्रदेश कांग्रेस के मुखिया और भावी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने अभी 254 घोटाले और घपलों की एक लिस्ट जारी की थी। वो सारी बातें लेके जनता के बीच में जाएंगे, हम इनके घपले घोटाले उजागर करेंगे। चूंकि हम विपक्ष में हैं और ये हमारा धर्म है, इनके घपले घोटाले और अत्याचार और जो प्रदेश के अंदर कुशासन है उनको उजागर किया जाए। ठीक है, लेकिन सवाल यहां यह है कि इतने आरोप आप लगा रहे हैं बेरोजगारी की, घोटालों की, महिलाओं पर अत्याचार की। अगर मान लीजिए आपकी सरकार आती है तो किस तरह से कंट्रोल करेंगे महंगाई, किस तरह से कंट्रोल करेंगे बेरोजगारी? क्योंकि आप तो कहेंगे ना कि हमें लाइए, हम सब सही कर देंगे, ठीक कर देंगे जो ठीक से जी। हाँ, हमारे तो किस तरह से करेंगे जरा आप महंगाई के बारे में हमें बता दीजिए कि आप महंगाई किस तरह से। देखिए देवेंद्र जी, अंकुश हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के आदरणीय माननीय अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने वचन पत्र के अंदर 5 बिंदु शुरू में और 11 बिंदु बाद में जारी किए थे। उसके अंदर यही सब बातें हैं। हम 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और हर परिवार को देंगे, इनकी तरह नहीं। कुंदन पंजाबी जी रोकना चाहेंगे, हम टोकेंगे आपको। 450 रुपए हम टोकेंगे आपको, हम टोकेंगे आपको। हम भी स्वर्ग में सीढ़ी लगाएंगे, लेकिन कैसे? आप 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, लेकिन कैसे बताइए? हम कैसे देंगे उसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं। अभी अभी हमारी कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर चुनाव जीती है, हम वहां पे ये काम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर हमने 500 रुपए में सिलेंडर देना चालू कर दिया हमारी कांग्रेस की सरकार ने। छत्तीसगढ़ के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है हम वहां 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी देंगे और हर परिवार को देंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि संबल और महिलाएं, तो महिलाओं के नाम पे बहुत कम गैस के कनेक्शन होते हैं। कांग्रेस पार्टी तो हर घर और पुरुषों के नाम पे ही गैस कनेक्शन होते हैं। कांग्रेस पार्टी का वादा है हर व्यक्ति हर परिवार को सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। 1500 रुपए नारी सम्मान के दिए जाएंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम करेगी कमलनाथ जी की सरकार और 200 रुपए यूनिट तक फ्री आधा बिल। और उसके अलावा किसानों के लिए
कर्जा माफी की योजना है, 27 लाख किसानों का कर्जा पहले माफ किया था, उसके 2 चरण और रह गए थे, उसको फिर शुरू किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी कर्मचारियों की, जिसके लिए पूरे 1,000 रुपए प्रति माह लाडली बहना को दिए जाते हैं। 1250 रुपए अब हुए हैं, 1250 रुपए। आप कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो 1500 रुपए नारी सम्मान के लिए दिए जाएंगे, नारी सम्मान योजना के लिए दिए जाएंगे। यानी कि अगर 1000 का हिसाब लगाएं तो 6 अरब 25 लाख रुपए पर मंथ, मात्र 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 25 लाख लाडली बहना है। हम हिसाब अगर जो लगाते हैं इसका, अगर जो गुणा भाग जोड़ घटाना करें तो 6 अरब 25 लाख रुपए हर महीने सरकारी खजाने से जाएंगे। हमें आप कुंदन पंजाबी जी, आप यह समझा दीजिए कि आपके लोग, आपकी पार्टी के नेता ये कहते हैं कि कर्जे में डुबो करके ये रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। निश्चित आप कहां से पैसे लाएंगे और रेवड़ियां और मिठाई या लड्डू या पेड़ा जो बांट रहे हैं बांटेंगे, कैसे बांटेंगे? देखिए देवेंद्र जी, मैंने पूर्व में भी कहा, हमारी अभी कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बनी, हिमाचल के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, छत्तीसगढ़ के अंदर। यहां की बात बताइए। राजस्थान में हम 2000 रुपए नारी सशक्तिकरण में दे रहे हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारे माननीय कमलनाथ जी ने कई परीक्षण और कई लोगों से कई बड़े मतलब जो स्तर पे इसके परीक्षण करवाने के बाद ये घोषणा की है। घोषणा वीर की तरह घोषणा नहीं की है, वचन दिया है ये, और ये वचन पे कायम रहेंगे। कमलनाथ जी जो वचन देते हैं उसे पूरा करते हैं। चलिए ठीक है, आपने वचन दिया है, पूरा करेंगे। ये वचन किस तरह से पूरा करेंगे ये नहीं बताएंगे। वही वाली बात है ना कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यही वाली बात है। ठीक है देवेंद्र जी, सरकार बनेगी ना, उस समय पे देना शुरू करेंगे और आपको भी दिखेगा, पूरे प्रदेश की जनता भी देखेगी। चीजें चाहिए ना सर, जनता के सामने आप ही घोषणा कर रहे हैं, चाहे बीजेपी घोषणा कर रही है। हम कर्ज में डुबो के सरकार के पैसे से सरकारी इवेंट नहीं करेंगे। सरकार जी, आप इवेंट नहीं करेंगे। सचिन वर्मा जी से हम यही प्रश्न जानना चाहेंगे, इसी का जवाब, माफ कीजिएगा रमेश शर्मा जी, हम आपके पास आना चाह रहे थे, लेकिन सवाल जो बनता है वो सचिन वर्मा जी से बन रहा है। सर, ये जो लाडली बहनों के लिए 1250 रुपया आप दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? जी, जनता के लिए और जनता द्वारा जो भी है वो जनता का ही है, वहां से दे रहे हैं उनको। आप तो लोकतंत्र की परिभाषा ही बता दी है हमें। बिल्कुल, लोकतंत्र की परिभाषा बताना जरूरी है, क्योंकि जो भी फंड जो भी जनरेट किया जा रहा है और जहां से भी जो कहां से जनरेट किया जा रहा है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और हम भी जानना चाहते हैं कि कहां से जनरेट करके दे रहा है। बताया कि ये पब्लिक एक्सचेकर जो है, जो 3% लोग जो आयकर दे रहे हैं, और जो इस देश में जो यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से आप संसाधन जुटाएंगे, रुपए जुटाएंगे और इनको देंगे, कहने का तात्पर्य है। यानी कि अंतिम भार फिर जनता पे ही पड़ेगा। प्रत्यक्ष कर जो बड़े लोग हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, देते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष कर में अगर एक माचिस की डिबिया भी खरीदी जाती है ना सर, माचिस की डिबिया भी आदमी खरीदता है तो उसमें से पैसे उस कर देता है, वो कर देता है। यानी कि महंगाई बढ़ेगी, सारी योजनाएं ऐसी ही चल रही हैं, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, सारी योजनाएं ऐसे ही चल रही है। ठीक है, तो रेवड़िया बांटने पे ये बातें मत कहिए कि हम दे रहे हैं, जनता से लेके दे रहे हैं और वो अंततः उसी पे टैक्स लगा रहे हैं आप। ठीक है, आप नहीं दे रहे हैं, अपने घर से नहीं ला रहे हैं। चलिए ठीक है, किसी भाजपा नेता ने कभी बोला है कि वो अपने घर से आके दे रहा है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आप ये जो दे रहे हैं ना, ये इसका जो परिणाम आएगा ये सामने आता है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार जी, हम आपके पास आना चाह रहे हैं, बस यही जवाब सुनना चाहते थे हम। वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, रमेश शर्मा जी विद्वान हैं। सर, हम जब ये सारी चीजें, जी आपने 2-3 बार टोक दिया, मुझे और भी कुछ बोलना था। हाँ सर, बोल लीजिए, उसके बाद हम रमेश शर्मा जी के पास जाएंगे। मुझे ये बोलना है कि कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए 15 महीने में 15,000 ट्रांसफर करने के लिए। कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए किसान भाइयों का सिविल का रिपोर्ट खराब करने के लिए।
कमलनाथ जी को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में को माफी मांगना चाहिए। एक आदिवासी भाई के ऊपर आपका पदाधिकारी पेशाब करता है, उसके लिए एक महिलाओं के साथ में हर रोज 2 से 3 महिलाओं के साथ में बलात्कार होते हैं और उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता होते हैं। उसके लिए माफी मांगना चाहिए। आपको माफी मांगना चाहिए 50% भ्रष्टाचार के लिए। ये भ्रष्टाचार की सरकार है। इस प्रदेश के अंदर 254 घोटालों के लिए माफी मांगनी चाहिए। आपको माफी मांगनी चाहिए। इस प्रदेश के अंदर बेरोजगारों को ठगने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। इस प्रदेश के अंदर लोगों के साथ में कुठाराघात करने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए। इस प्रदेश के अंदर महंगाई बढ़ाने के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए और आपके मुखिया को माफी मांगनी चाहिए। प्रदेश के लोगों से झूठ बोलने के लिए मध्य प्रदेश के एक ऐसे अनोखे मुख्यमंत्री हैं जो अभी देवेंद्र जी छिंदवाड़ा के अंदर ठीक है, ठीक है, हमारे पास समय कम है सर, हमारे पास समय की झूठी घोषणा है मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। हमारे पास समय कम है, कैसी बातें करते सर, हमारे पास समय कम है, हमारे पास समय कम है। को माफी मांगनी चाहिए। माफ कीजिएगा, हमारे पास समय की कमी है, समय बिल्कुल भी नहीं है एक तरह से कहा जा सकता है। रमेश शर्मा जी से अंतिम सवाल लेंगे क्योंकि इस तरह से हम विषयांतर हो रहे हैं, विषयांतर हमें नहीं होना चाहिए। रमेश शर्मा जी, बात अब ये हो रही थी नारी सम्मान की, लाडली बहना योजना की और ऐसे तमाम योजनाओं की। रमेश शर्मा जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, इन सारे रेवड़ियों को बंद करके अगर प्रत्येक परिवार को, एक व्यक्ति को रोजगार दे दिया जाए तो क्या वह अपने माँ बाप की देख रेख नहीं कर सकता? वृद्धा विधवा पेंशन की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, क्या वो अपना घर नहीं बना सकता, अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा नहीं सकता अगर उचित नौकरियां दे दी जाए तो? क्या ये सारी चीजें नहीं हो सकती? इन सारे जो योजनाएं हैं इनको बंद कीजिए। हालांकि हर योजना में भ्रष्टाचार है, हर खबर में ऐसी आती है कि रोज ऐसी खबरें आती हैं। क्या इनको बंद करके क्या एक व्यक्ति को सही रोजगार नहीं दिया जा सकता उन्हीं पैसे से, जिससे कि वो अपना मेंटेनेंस खुद करे, अपने घर परिवार को देखे और बेरोजगारी भी दूर हो? जी देखिए, निश्चित रूप से ये आपका जी रमेश शर्मा जी, आपकी आवाज यहाँ पर साफ नहीं आ पा रही है, इसलिए और हमारे पास समय भी नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि आशीर्वाद यात्रा चल रही है, इसे हम सियासी यात्रा भी कह सकते हैं, लेकिन इनमें जो बातें हो रही हैं, या जनता इससे लाभान्वित होगी या सिर्फ जनता को बरगलाने का काम किया जा रहा है? बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी हो, सवाल यहाँ पर यह है कि जनता के लिए वो कितना काम करता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।